हैदराबाद के इस शहर में आज भले हीरे की चमक ना हो, यहाँ के किले में भले ही सलातीन और सल्तनत का वजूद ना हो, लेकिन ये किला गोलकुंडा आज भी अपने सुनहरे माजी के जामिन के तौर पर 700 साल की तारीख अपने सीने में पोशीदा रखे हुए है। ये किला वारंगल के काकतिया हुक्मरानों और कुतुब शाही सुल्तानों की तारीख का जामिन है। किसी जमाने में गोलकुंडा का ये किला ग्रेनाइट की पहाड़ी पर एक कच्चा किला हुआ करता था, जिसे वारंगल के काकतिया हुक्मरानों ने बनवाया था। लेकिन मौजूदा दौर में यह किला आंध्र प्रदेश की शान है और इसे सबसे बड़ा किला होने का शर्फ हासिल है। हैदराबाद शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर गोलकुंडा शहर है और इस शहर में 700 साल की तारीख पोशीदा है। यहां आने पर तारीख के वो सफ़े जो किले और शहर की दरो दीवार की शक्ल में मौजूद हैं, एक एक कर उनकी परतें खुलती जाती हैं। गोलकुंडा फोर्ट इसलिए अहम है और कि ये उन चंद किलों में से है हिंदुस्तान के जिसको कभी मुहिम में फतेह नहीं किया गया। जब ये मुग़लों के हमले पर गिरा तो इसको जो है वो एक साजिश की वजह से वो जो है उसमें दाखिल हो सके। दूसरी बड़ी अहमियत है इसके गोलकुंडा जिस जगह बनाया गया है उस जगह की अहमियत थी, इसलिए यहाँ ये बहुत मजबूत किला बनाया गया। गोलकुंडा से बहमनी सल्तनत को तमाम तेलंगाना और साहिली आंध्रा तक कंट्रोल करने का एक अच्छा किला मिला, इसीलिए गोलकुंडा बहुत अहम है। 13वीं सदी की ये एक तारीखी इमारत है और अलग अलग दौरे हुकूमत में इसकी तामीर और मरम्मत होती रही। 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा। अपने बेहतरीन प्रिंट के कपड़ों और हीरे के कारोबार के लिए गोलकुंडा काफी मशहूर रहा है और इसी दौर में यहां सबसे ज्यादा तरक्की भी हुई। गोलकुंडा का किला अपनी बेहतरीन बनावट, शान और शौकत और तकनीक की वजह से सयाहों के लिए खासा अहमियत का हामिल रहा है। यह किला अपने बेहतरीन अकोस्टिक साउंड टेक्निक्स के लिए भी मशहूर है। इस कच्चे किले को असली शक्ल मिली कुतुब शाही दौर में। इसी दौर में इस कच्चे किले को ग्रेनाइट के किले में तब्दील कर दिया गया। अलग अलग दौर में अलग अलग सुल्तानों ने अपनी जरूरतों और पसंद के मुताबिक किले के तौसी का काम करवाया। ये पहले कहा जाता है कि किसी ज़माने में काकतिया सल्तनत का एक छोटा सा किला था जो मिट्टी में बनाया हुआ था और ये लगातार एक के बाद एक जो सुल्तान आते रहे कुतुब शाही ख़ानदान के, हर एक ने इसमें इजाफा किया, इसको और मजबूत बनाया। कुतुब शाही सल्तनत के बानी सुल्तान कुली भी तुर्किस्तान से आए थे। उनके वालिद उवैस कुली ईरान के हमदान के बाशिंदा थे। अपने बिदर दौरे के दौरान सुल्तान कुली बहमनी सुल्तान महमूद शाह से मिले और उनसे काफी मुतासिर भी हुए। सुल्तान महमूद शाह ने उन्हें अपने तरफदार के तौर पर दरबार में शामिल कर लिया और कुतुबुल मुल्क के खिताब से नवाजा। बहमनी दौरे हुकूमत में गैर मुल्की ताजिरों और सयाहों का आना जाना लगा रहता था। इसी दौर में ईरान, तुर्किस्तान, अरब और अफ्रीकी ममालिक से लोग यहाँ आए
उस दौर में बहमनी हुक्मरानों ने उनका पुरखुलूस इस्तकबाल किया और अपनी तहजीब व तमद्दुन से रोशनास भी कराया। साथ ही बाहरी तहजीब से भी आशनाई हुई। बहमनी सल्तनत के 5 हिस्सों में मुनक़सिम होने के बाद सुल्तान कुली ने गोलकुंडा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और साथ ही बहमनी राजाओं से तमाम रिश्ते मुनक़ता कर लिए। यहीं से शुरुआत हुई कुतुब शाही सल्तनत की। (1518 ईस्वी से 1543 ईस्वी के दरमियान सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने हुकूमत और फिर 1543 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक जमशेद कुली कुतुब शाह तख्त नशी हुए। 1550 ईस्वी में सुबहान कुली कुतुब शाह सुल्तान बने, लेकिन इसी साल उनकी बेवक्त मौत हो गई और उनकी मौत के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी इब्राहिम कुली कुतुब शाह के कंधे पर आ गई। 1580 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह तख्त नशी रहे। 1611 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक कुतुब शाही सल्तनत की बागडोर सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के हाथों में रही। 1625 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह गोलकुंडा के सुल्तान रहे और फिर आखिरी सुल्तान रहे अब्दुल हसन तानाशाह। अब्दुल हसन तानाशाह के दौरे हुकूमत में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर हमला कर दिया और गोलकुंडा मुगल बादशाह की हुकूमत में शामिल हो गया और उसी के साथ खत्म हो गया कुतुब शाही हुकूमत का एक सुनहरा दौर। कुतुब शाही दौर की तारीख गोलकुंडा के किले की दरो दीवार में साफ पढ़ी जा सकती है। किस तरह और किन हालात में इस किले की तौसी का काम हुआ, सुल्तानों के शौक और मेमारों की फन्नी सलाहियतों की एक बेहतरीन मिसाल है ये इमारत। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बाद तख्त नशी हुए उनके फर्जंद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये दौर गोलकुंडा के लिए सुनहरे बाब के तौर पर है। पंद्रह साल की उम्र में तख्त नशी हुए सुल्तान ने हुकूमत की जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभाई और इसी दौर में हैदराबाद शहर भी बसाया गया, जो मौजूदा हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। उस वक्त गोलकुंडा में हीरे की कानें हुआ करती थी और हीरे के कारोबार के लिए ये काफी मकबूल भी था। यूरोप और दूसरे ममालिक के ताजिरों के मुताबिक यहाँ के हीरे बेहतरीन क्वालिटी के होते थे। उसी दौर में गोलकुंडा किले की मेहराब में मशहूर व मारूफ हीरा कोहिनूर जड़ा गया था। कोहिनूर हीरा भी गोलकुंडा की कान से ही मिला था। आर्ट, फन और तर्ज तामीर के लिए यहाँ के दरो दीवार को पढ़ना बेहद जरूरी है। इसके लिए हम रुख करेंगे किले के अंदर का और सबसे पहले यहाँ के दरवाजों पर नजर डालेंगे। इस किले की तज़ीन पर जितना ध्यान दिया गया था, उतनी ही इसकी तर्ज तामीर भी दिलचस्प है। मिट्टी के किले को ग्रेनाइट के पत्थरों में तब्दील करना आसान नहीं था, लेकिन कुतुब शाही सुल्तानों के फन्नी शौक ने इसे बेहद आसान बना दिया। बहमनी हुकूमत के जवाल के बाद कुतुब शाही सल्तनत के तहत बनी इस इमारत में बहमनी तर्ज तामीर की झलक भी नजर आती है। इस इमारत में भी चौकोर पत्थर
और चूने का इस्तेमाल हुआ है। बहमनी दौर की इमारतों की तरह ही इसमें भी बड़े और आलीशान कमरों की तामीर की गई है। लेकिन कुतुब शाही दौर की कुछ खासियत भी यहाँ मौजूद है। खास तौर पर हीरे जवाहरात के लिए मशहूर इस शहर के किले में भी तज़ीन कारी के लिए हीरे जवाहरात का इस्तेमाल हुआ है। कुतुब शाही दौर के मेमारों और सुल्तानों को हीरे जवाहरात से बेहद लगाव था और इसकी निशानदेही इनकी इमारतों पर भी मिलती है। हालांकि अब ये इमारत तकरीबन खंडहर में तब्दील हो चुकी है और इस पर की गई नक्काशी भी वक्त की सितम ज़रीफी का शिकार हो चुकी है। ताहम यह इमारत अपने मेमारों के शौक की हूबहू अक्कासी करता है। कुतुब शाही फन तामीर में जियोमेट्रिकल डिजाइन, फूलों की नक्काशी और इस्लामी आर्ट की झलक भी मिलती है। अलग अलग दौर में हिफाजत और जरूरतों के एतबार से इस किले की तौसी का काम होता रहा और किला पहले से ज्यादा खूबसूरत और महफूज होता रहा। दीवारों, बुर्ज और दरवाजों की तामीर होती रही। किले में दाखिल होने के लिए बाला हिसार का रास्ता है। ये रास्ता फतेह दरवाजे से होकर जाता है। वैसे तो किले में दाखिल होने के लिए कुल 8 दरवाजे हैं, लेकिन अब ये आम रास्ता नहीं है, इसलिए अब इसी रास्ते से अंदर जाना होता है। हिफाजत के मद्देनजर फतेह दरवाजे के सामने पत्थर की एक दीवार बनाई गई थी ताकि हाथी या दूसरे जानवर इसे आसानी से नुकसान न पहुंचा सके। इसी दरवाजे पर हिफाजती दस्ता होता था जो चाको चौबंद रहता था। बाला हिसार दरवाजे से जैसे आप किले के अंदर यानी बाला हिसार इलाके में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको एक इमारत में पहुंचेंगे जिसे आजकल क्लैपिंग पोर्टिको कहा जाता है, जहाँ से लोग ताली बजाते हैं तो आवाज़ उसकी ऊपर जहाँ बादशाह बैठा करते थे बाला हिसार के बिल्कुल सबसे आखिरी ऊंचाई पर, चोटी पर जो वाक़ थी, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। इस कैपिंग पोर्टिको से आप और आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ पर आपको एक इमारत मिलेगी 3 मंजिला। बारादरी कहा जाता है इसे आम ज़बान में, क्योंकि इसकी बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। दर जो है दरवाजे को कहते हैं या खिड़की को भी कहते हैं। तो ये दर जो हैं जो आमतौर पे बारादरियाँ बहुत हुआ करती थी, आजकल नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ये ऐसी हवादार एक इमारत होती थी जिसको बारादरी कहा जाता था। ये रास्ता सीधा बाला हिसार तक ले जाएगा। बाला हिसार के दरवाजे तक जाने वाला ये रास्ता कभी बेहद पुररौनक हुआ करता था। इन्हीं रास्तों पर कभी हीरे जवाहरात के ताजिर गुजरा करते थे। अब भले ही यहाँ वो रौनक, वो गहमा गहमी न हो, लेकिन माजी की यादें हबशी कमान की शक्ल में आज भी मौजूद है। ये कुतुब शाही दौर के मास्टरपीसेस में से एक है। दरअसल इसका इस्तेमाल नौबत खाने के तौर पर किया जाता था। मुनादी या फिर सुल्तान के आने की इत्तला यहीं से दी जाती थी। आज ये नौबत खाना खामोश है, लेकिन कभी अपने दौर के शाहकार के तौर पर गोलकुंडा में आने वालों को अपने कल से आगाह करता है। दरअसल ये हबशी कमान एक चेक पॉइंट भी हुआ करता था। किले में आने वालों की यहाँ हद मुकर्रर होती थी। बिला इजाजत यहाँ से आगे जाना मना था। हबशी कमान के सामने ही किले में दाखिल होने का मेन गेट नजर आता है। आप जैसे ही दरवाजे में दाखिल होंगे, यहाँ की सबसे दिलचस्प इमारत से रूबरू होंगे। सपाट गुंबद वाली इस इमारत की खासियत यह है कि यहाँ ताली बजाने पर पहाड़ी के ऊपर मौजूद बारादरी में इसकी गूंज सुनाई देती है। इस तकनीक के जरिए ऊपर ये इत्तला दी जाती थी कि किले में कोई आया है। ये इमारत उस दौर की बनी इमारतों में कम्युनिकेशन के लिहाज से बेहतरीन मिसाल है। बाला हिसार के दरवाजे से पहले आपको एक खूबसूरत बाग नजर आएगा जो आपको काफी पुरकशिश लगेगा। ये नगीना बाग है।
इसे बाग़े हिसार भी कहा जाता है। इसी बाग से आपको किले के खंडहर नजर आएंगे। इन्हीं खंडहरों में आपको मेहराबदार दरवाजा नजर आएगा। किसी जमाने में ये बाला हिसार जाने का शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था। हालांकि अब ये खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन दरवाजे की शक्ल में मेहराबदार फाटक है जिस पर शेर और दूसरे जानवरों की शक्लें नजर आती हैं। यही रास्ता बाला हिसार तक ले जाएगा। दरवाजे पर बेहद हसीन नक्काशी है और स्टुको वर्क का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। किसी ज़माने में बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा, इसीलिए तो उसका नाम नगीना बाग रखा गया। ये इस बाग के अतराफ खंडरात हैं जिसमें दफ्तर थे, और यहीं से सुना है कि जो उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर, कहिए आप, आकन्ना मादन्ना, दो भाई थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर। ये तानाशाह के ज़माने में इन लोगों के दफातर कहते हैं, इसके अतराफ जो खंडरात हैं उसमें इन लोगों के दफातर थे। यहां से आगे बढ़ने पर कुतुब शाही दौर की सबसे बेहतरीन तकनीक से रूबरू होंगे। जब आप सीढ़ियों के सहारे पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो जाबजा पाइपलाइन नजर आएंगी। दरअसल ये पाइपलाइन किले में पानी के इस्तेमाल और ऊंचाई पर पानी ले जाने के लिए बिछाई गई थी। कुतुब शाही दौर में वाटर सप्लाई पर खास ध्यान दिया गया था। कुछ फासला तय करने के बाद आपको चार मीनार का गुमान होने लगेगा। चार मीनार की तर्ज पर आपको यहाँ ये इमारत नजर आएगी। ये इमारत सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह की तामीर शुदा मस्जिद है। इसे देखने पर चार मीनार का अक्स देखने को मिलता है। सामने की तरफ मेहराब और दोनों किनारों पर मीनारें बनी हुई हैं। नक्काशी बेहद हसीन और स्टुको बेहद दिलकश है। मस्जिद के सामने महताब बुर्ज है। यहां आने पर आपको 50-60 फीट ऊंचे ऐसे बुर्ज नजर आएंगे जो हिफाजत के मद्देनजर बनवाए गए थे। यहां उसके पीछे तोपें रखी जाती थी और सिपाही हथियारों से लैस यहां मौजूद रहते थे। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते रहने से आप पहुंच जाएंगे 12 दरी। 12 दरवाजों वाली ये 3 मंजिला इमारत है। बारह दरवाजों की वजह से ही इसे 12 दरी कहा जाता था। हवा के माकूल इंतजाम के लिए पहाड़ी पर बनी इस इमारत में 12 दरवाजे बनाए गए थे। निचली मंजिल पर मेहराब नुमा 5 दरवाजे हैं और 2 मजीद दरवाजे जिसमें मेहराबें नहीं हैं। ये तंग सीढ़ियां आपको बालाई मंजिल पर लेकर जाएंगी जहां सुल्तान का तख्त है। यहीं से सुल्तान अपनी हुकूमत चलाते थे। किसी जमाने में यहां एक सुरंग हुआ करती थी जो 5 मील लंबी थी। ये पोशीदा रास्ता गोश महल तक जाता था। अब ये सुरंग बंद हो चुकी है। यहां से नीचे की तरफ जाता एक और रास्ता है जो महलों तक ले जाता है। इस रास्ते पर शाही खानदान के लोग जाया करते थे। यह रास्ता सुल्तान महल, रानी महल और दाद महल तक जाता है। किले का अंदरूनी हिस्सा और महल 2 परत वाली यानी 2 सतहों वाली दीवार से मुनक़सिम किया गया है। हालांकि अब मुनक़सिम करने वाली दीवार मुनहदिम हो चुकी है और इसलिए यहां से आलीशान और हसीन रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स साफ नजर आता है।
बारादरी से अगर आप आगे बढ़ें तो आपको एक इलाका मिलेगा जिसे आमतौर पे आजकल रानी महल कहा जाता है। हालांकि ये इस्तिलाह गलत है, क्योंकि ये कोई राजा तो कुतुबशाहियों में था नहीं, वो सुल्तान कहलाते थे, तो उनकी बेगमात को रानी कहना गलत होगा। ये इस्तिलाह पिछले 15-20 साल में इस्तेमाल में आने लगी है। दिल्ली के लाल किले में जैसे आपको दीवान आम, दीवान ख़ास मिलेगा, इसी किस्म का यहाँ भी इंतज़ाम था। ये सब इलाका जिसके आज हम आम तौर पर रानी बाग कहकर पुकारते हैं। यहाँ से ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है जो रानी महल तक ले जाएगा। किसी जमाने में ये बेहद हसीन और दिलकश हुआ करता था। इनकी दीवारें हीरे जवाहरात से मुज़य्यन थी। यहाँ हीरों की मदद से रोशनी की जाती थी। यहीं बेगमात के ज़ेबो ज़ीनत के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। किसी जमाने में इसकी दीवारें सिर्फ शीशे की हुआ करती थी। यहीं बेगमात अपने सजने संवरने का एहतमाम किया करती थी। रानी महल से आगे जाने पर एक जनाना मस्जिद भी है। मुअर्रिखीन की राय इस महल के बारे में मुख्तलिफ है। कुछ मुअर्रिखीन इसे रानी महल नहीं मानते हैं, लेकिन जाहिर है इसके तज़यीन और हुस्न से किसी को इनकार नहीं है। अगर आपको फन तामीर का शाहकार देखना है तो रानी महल से निकलकर सुल्तान के महल में दाखिल होना होगा। ये 3 मंजिला इमारत। सुल्तान के कमरे के नीचे एक बड़ा सा हॉल है जो तकनीक के एतबार से लाजवाब है। इस हॉल में जरा सी सरगोशी भी सुल्तान के कमरे तक पहुंच जाती थी और सुल्तान को इस बात की खबर मिल जाती थी कि कोई मौजूद है। गोलकुंडा एक बहुत ही मशहूर किला रहा है। ये साउथ इंडिया का एक बहुत मशहूर किला है जिसको कभी जंग में फतेह नहीं किया गया। जब वो गिरा मुग़लों के हमले पर, तो उस वजह से गिरा के कुछ वहाँ के लोग मुग़लों से मिल गए थे और उन्होंने दरवाजे खोल दिए। ये किला जो है ये बहुत इसलिए अहम है कि ये जब छोटा सा किला था, जब बहमनियों ने इसे लिया तो उनको ये महसूस हुआ कि गोलकुंडा से तमाम तेलंगाना के इलाके पर ही नहीं बल्कि साहिली आंध्रा और उड़ीसा तक जो उनकी हुकूमत फैली हुई थी उस पे काबू रखने के लिए ये बहुत अहम जगह है। इसीलिए गोलकुंडा की अहमियत बढ़ती गई। महल के एक तरफ ये सहन है जो शाही खानदान की तफरीह के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ शाही खानदान के अफराद बैठते थे और ऊपर तख्त पर सुल्तान। सुल्तान महल से आगे जाने पर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आम लोगों की रिसाई मुमकिन नहीं थी। ये दीवाने खास है और इसे दाद महल कहा जाता है। ये एक बड़ा सा मेहराबदार हॉल है जिसमें 9 गुंबद हैं। इसमें झरोके भी बनाए गए हैं जिसमें सुल्तान और उनकी बेगम बैठा करती थी। यहां से बाहर निकलकर आप रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएंगे जहां नक्कार खाना मौजूद है। नक्कार खाने का इस्तेमाल किसी त्योहार के ऐलान के लिए किया जाता था, जहां नक्कारे और शहनाई का इंतजाम था। कुतुबशाही दौर की इमारतें उस दौर की यादें ताज़ा कराती हैं जब 170 साल की तारीख यहाँ के दरो दीवार पर चस्पा हो गई। हर उरूज रा ज़वाल अस्त, यानी हर हुकूमत को एक दिन जवाल पजीर होना होता है। कुतुबशाही सल्तनत भी जवाल पजीर हुई और उसका खात्मा हुआ। कुतुबशाही सलातीन और उनकी बेगमात के मकबरे इसी अहाते में मौजूद हैं जो अपने हसीन माजी के बानी और जामिन हैं।
अगले हफ्ते सारे जहां में धूम में माजी की एक और याद के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।